अनेक बार भारतीय अदालतों में ट्रायल का मतलब न्याय की खोज दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह एक नूरा कुश्ती दिखाई देती है। नूरा कुश्ती वह दिखावटी कुश्ती होती है जहां पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले ही पीछे हाथ मिला चुके होते हैं। किसको क्या दांव चलना है, किसको उठापटक करनी है, सब पहले से तय होता है और जनता के सामने वे केवल दिखावा करते हैं। कोर्ट की नूरा कुश्ती के पहलवान होते हैं प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के वकील साहिबान, जबकि वहां के रेफरी होते हैं जज साहब, जो बीच में कुर्सी के ऊपर मूर्ति बने हुए बैठे रहते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि डिफेंस ने कौन सा सवाल पूछा और प्रोसिक्यूशन ने किस पर ऑब्जेक्शन किया। वे भूल जाते हैं कि उनका असली काम यह देखना नहीं है कि खेल के नियम टूटे या नहीं टूटे, बल्कि उनकी लीगल ड्यूटी यह देखना है कि छिपा हुआ सत्य बाहर आया या नहीं आया। जो जज साहिबान यह मानते हैं कि उन्हें केवल पार्टीज के द्वारा पेश किए गए सबूतों पर ही फैसला देना है, उसके परे की सच्चाई को जानने की जरूरत नहीं है, तो ये उनकी अपने दायित्व के प्रति बड़ी भूल होती है। इस तरह के निष्क्रिय जज साहिबान न्याय व्यवस्था के लिए एक दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को भीतर से खोखला कर देता है। ये जिंदा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें इनपुट ए डालोगे तो आउटपुट हमेशा ही बी आ जाता है। हकीकत यह है कि अक्सर आईओ और पीपी के बीच एक अपवित्र गठबंधन काम करता है जिसको नेक्सस कहते हैं। कोई विरला ही अपवाद होता है, एक आईओ लगातार पीपी साहब के चक्कर काटता है, खातिरदारी करता है ताकि केस डायरी की कमियों को अनदेखा करवा सके। सीनियर पीपी साहिबान सिर्फ इसलिए केस नहीं लड़ते कि न्याय हो, बल्कि वे डीसीपी और एसएसपी की गुड बुक्स में रहकर अपना करियर चमकाना चाहते हैं। ये दोनों ही गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। इनका कमांड एंड कंट्रोल कई जगह पर आपस में गड्ढमड होता रहता है, ये इसके ऊपर वो उसके ऊपर, और इन दोनों का लक्ष्य आरोपियों को केवल सजा दिलवाना ही होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में कई बार लिखता है कि प्रोसिक्यूशन को निष्पक्ष होना चाहिए, उसे सत्य की पुकार सुननी चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट की धूल भरी फाइलों के बीच में ये बातें केवल किताबी वाक्य बनकर रह जाती हैं। जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग होती है, जहां सत्य की नहीं बल्कि पुलिस फाइलों में रचे गए तिलिस्म की प्रेत पूजा होती है। ट्रायल कोर्ट में सो जाने वाले जजों के लिए अनेक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैं जो उनके कान के नीचे धमाका करने के लिए तैयार होते हैं। एक केस था रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह 1981 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक क्रिमिनल ट्रायल में जज की भूमिका किसी टेनिस मैच के अंपायर की तरह नहीं होती, जो सिर्फ यह देखे कि बॉल लाइन के अंदर गिरी थी या लाइन से बाहर थी। उन्होंने कहा था कि जज को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। अगर एक वकील जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण गवाह से सवाल नहीं पूछ रहा है, वह सवाल जो सच्चाई खोल सके, तो जज की जिम्मेदारी है कि वह सेक्शन 165 की शक्ति का इस्तेमाल करे और स्वयं वह प्रश्न पूछे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी हत्या के मामले में आईओ ने पास के सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया है, जैसा कि आमतौर से होता है, तो जज को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस फुटेज को तलब करने का आदेश दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर जज सक्रिय नहीं होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो न्याय का गला घोंट दिया जाएगा। एक केस था बिल्कुल ताजा ही 2004 का, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज का काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दोषी केवल इसलिए ना छूट जाए कि प्रोसिक्यूशन ने लापरवाही की थी, और कोई निर्दोष व्यक्ति केवल इसलिए ना फंस जाए कि पुलिस ने सबूत छुपाए थे। इसी तरह से रितेश तिवारी का एक केस था 2010 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही दोहराया था कि सत्य की खोज ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन कोर्ट रूम में आप पाएंगे कि पुलिस चश्मदीद गवाहों को अनरिलायबल बताकर छोड़ देती है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लेने में चूक कर जाती है, उनको लेती नहीं है, और कारण आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप 311 सीआरपीसी या 348 बीएनएसएस जो बन गया है उसको लगाते हो तो जज डिसमिस कर देता है, जबकि यहां जज को चाहिए कि वह खुद उन गवाहों को बुलाए। यदि 311 में ऑर्डर नहीं करता है तो सेक्शन 165 के तहत खुद बुलाए और देखे कि पुलिस ने उनका बयान क्यों नहीं लिया है।
सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जज को मिलने वाली शक्ति, सामर्थ्य किसी भी अन्य कानून से अधिक व्यापक है। यह जज के हाथ में वह ब्रह्मास्त्र है जो जज को कानून की तकनीकी बेड़ियों से आजाद करता है। सेक्शन 165 कहता है कि जज सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी भी समय किसी भी गवाह को किसी भी गवाह से कोई भी सवाल, चाहे वह रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, पूछ सकता है और किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश करने का आदेश कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान न तो प्रोसिक्यूशन और न ही डिफेंस का वकील उस पर कोई आपत्ति जता सकता है। यह शक्ति जज की व्यक्तिगत पसंद नापसंद नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा निर्देशित है कि वह किस तरह से उस शक्ति का न्याय के व्यापक हित में उपयोग करेगा, और यह जज का अनिवार्य कर्तव्य भी होता है, क्योंकि जज तो बैठा ही न्याय करने के लिए है। एक आरोपी के रूप में या एक पक्षकार के रूप में कोर्ट में जाकर केवल यह कह देना कि जज साहब पुलिस ने झूठ बोला है, इतना भर काफी नहीं है। जबकि हमारे अधिकांश पार्टी वाले लोग, अधिकांश आरोपीगण, अधिकांश प्लेंटिफ्स, अधिकांश डिफेंडेंट्स सिर्फ इतना भर करके अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोर्ट के भीतर एक मनोवैज्ञानिक और लॉजिस्टिक बिसात बिछानी होगी। आपको मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड पर जितने भी मौजूदा डॉक्यूमेंट्स हैं, बयान हैं, विरोधाभास हैं, उन सबको इकट्ठा करना होगा, उनकी लिस्ट बनानी होगी और उसे इस तरह पेश करना होगा कि जज की जुडिशियल अंतरात्मा जाग उठे। जुडिशियल अंतरात्मा, मैंने पर्सनल अंतरात्मा नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस ने कहा कि आरोपी को रात 10 बजे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपके पास उसी समय का जयपुर का कोई टोल प्लाजा का बिल है या डिजिटल लोकेशन है, तो इसे केवल डिफेंस एविडेंस के समय यूज करने के लिए बचा कर ना रखा जाए। इसे सेक्शन 165 की एप्लीकेशन के साथ नत्थी करें और जज को दिखाएं कि पुलिस ने रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। जब आप सबूतों का अंबार जज के सामने लगा देते हैं, तो उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए लीगली विवश होना पड़ता है, क्योंकि अब वह सच जानकर भी अनजान नहीं बना रह सकता है। आपने रिकॉर्ड के भीतर और रिकॉर्ड के ऊपर आधारित ढोल बजा दिए हैं। वैसे पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग केवल टॉर्चर करने के लिए नहीं, बल्कि सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी करती है। मन में आया तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को केस फाइल पर ले लिया, और मन में आया तो ना लिया। आईओ के मन में आने या ना आने का कारण भी आप सब जानते ही हैं। आप इस बात को पहले बहुत भुगत चुके हैं कि कब आईओ के मन में आता है और कब नहीं आता है। वे उन डॉक्टरों के बयान गायब कर देते हैं जिनकी रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में होती है, या उन पड़ोसियों को डरा देते हैं जो आरोपी का अलिबाई, मौके पर ना होना साबित कर सकते हैं। घटना के समय आरोपी के दूसरे स्थान पर मौजूदगी का सीडीआर केस फाइल पर वे लोग नहीं लगाते हैं। कोर्टरूम में आपकी रणनीति हमेशा इन मिसिंग लिंक्स को पकड़ने की होनी चाहिए। आप जज को बताएं कि पुलिस ने जानबूझकर उन डिजिटल रिकॉर्ड्स या कॉल डिटेल्स को क्यों नहीं मंगवाया जो आरोपी को बेगुनाह साबित कर सकते थे। सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट के तहत जज को इन साक्ष्यों को सीधे कोर्ट में मंगवाने के लिए विवश करना ही आपकी असली जीत होती है, क्योंकि जज के पास इस कानून में यह शक्ति होती है। यह असाधारण शक्ति है। अनेक जज होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वालों को एस्केपिस्ट कहा जाता है। कई जज भी एस्केपिस्ट की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं और सेक्शन 165 की एप्लीकेशन को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि यह डिफेंस का काम है, कोर्ट का नहीं है। ऐसे जजेस की गर्दन नापने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड को पुख्ता करना होगा। अगर जज एप्लीकेशन खारिज करे तो यह चिन्हित करें कि उस आदेश में रीजनिंग की क्या कमी है। कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन है, कोई दबाव है, कोई लालच है। और जब आपको यह पता लग जाए, ग्राउंड वर्क से सब पता लग जाता है, इसके बाद आप चुप ना बैठें। आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में सुपरवाइजरी पिटीशन डाल दें। साथ ही अगर जज का व्यवहार पक्षपाती है तो प्रशासनिक स्तर पर रजिस्ट्रार जनरल को शिकायत भी भेजें और बताएं कि जज कानून के स्थापित सिद्धांतों, जैसे ऊपर
रामचंद्र वाले केस में हुआ, उनकी अवहेलना कर रहा है। जब ऊपरी अदालतों से पीले रंग की चिट्ठियां आनी शुरू हो जाती हैं, तब इन एस्केपिस्ट जजेस को अपनी कानूनी भूमिका समझ आनी शुरू हो जाती है। वो फाइलें उठाए इधर से उधर घूमते हैं। अनेक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स कहते हैं कि हमने कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी, और जब हमने इंडियन लीगल सिस्टम में उनके आवेदनों और कंप्लेंट्स को देखा तो उनमें कानूनी कमियां पाई गई। तो कानूनी कमी आप ना रहने दें अपने आवेदन में। मुश्किल हो तो इसके लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की गाइडेंस ले सकते हैं, उसको हम ठीक करके देंगे। अंत में इस बात को गांठ बांध लें कि न्याय मांगा नहीं जाता, छीना जाता है, उसको जीता जाता है। यही कहावत भी है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि पुलिस ने चार्जशीट में आपके खिलाफ कितना जहर उगला है, वह तो उसका काम है, उगलेगी। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ट्रायल पर कितना लीगल कमांड एंड कंट्रोल स्थापित कर पा रहे हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की रणनीति आपको यही सिखाती है कि आप केवल एक आरोपी की तरह कटघरे में खड़े ना रहें, बल्कि एक लीगल वॉरियर की तरह कोर्टरूम की प्रोसेस को पहले जानें और फिर उस पर लीगल कंट्रोल स्थापित करें। जज या पीपी बहके तो उन पर भी ध्यान दें। सेक्शन 165 के तहत कोर्ट के जज की शक्ति को पहचानें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को अपना हथियार बनाएं और ट्रायल कोर्ट के जज को उसकी कुर्सी की ताकत याद दिलवाएं। जब आप सिस्टम को उसी के कानून से घेरते हैं तो झूठे मुकदमों की दीवारें ढहने लगती हैं और आपको आजादी की गंध आने लगती है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।